हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जिस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है या फिर उसकी किसी क्लास ऑफ ड्रग पे क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन से। इट इज़ अप्लाइड प्रेशर बाय मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड ऑन लेटरल वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जस्ट इमेजिन ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो मूविंग कॉलम मीन्स मूविंग ब्लड से लेटरल वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब हाइपरटेंशन के बारे में जानने के लिए, उसकी दवाइयाँ पढ़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन कैसी कैसी क्लासेस में, ग्रेड्स में डिवाइडेड है। तो उसके लिए हम आते हैं ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन पे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। आइदर इनमें से कोई सी भी एक अगर क्राइटेरिया फिल हो रहा है या तो दोनों। जैसे अगर हम ग्रेड 1 की बात करें तो इस रेंज में हो या इस रेंज में हो, या तो दोनों में अलग अलग हो या दोनों में कंबाइन हो, तो हम उसे ग्रेड 1 में रखेंगे। तो जब ऑप्टिमम की बात करते हैं तो वो सिस्टोलिक बीपी लेस देन 120 और डायस्टोलिक 80 से नीचे। नॉर्मल की बात करें तो 120 से 30 और इधर 5 बढ़ाना है, 80 से 85, यहाँ पे भी 5 बढ़ाना है। जहाँ हाई नॉर्मल की बात, देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पे हम 20-20 बढ़ा रहे हैं, 20-20 बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आधा आधा बढ़ाएंगे, 10-10 बढ़ाएंगे, और इधर भी 5-5 बढ़ाएंगे, आगे 10-10 बढ़ाएंगे। ठीक है। हाई नॉर्मल 130 से 140 और 85 से 90। ग्रेड 1 किसको बोलेंगे? मोर देन 140, यानी कि 140 से 160, और डायस्टोलिक बीपी 90 से 100 के बीच। ऐसे ग्रेड 2 +20 और +10, और वैसे ग्रेड 3 +20 +10। तो ये हमारी ग्रेड्स हो जाएगी। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि ग्रेड 3 या कोई सा भी आप क्लास में डिवाइड करो तो दोनों क्राइटेरिया मेट हो, कि सिस्टोलिक बीपी भी इतना ज़्यादा हो, डायस्टोलिक भी इतना ज़्यादा हो। अगर इन दोनों में से कोई सा भी क्राइटेरिया पहुंच रहा है तो वो उस ग्रेड में आ जाएगा। जस्ट इमेजिन मैं बोलूँ 180 डिवाइडेड बाई 80, तो यहाँ पे अगर ग्रेड 3 में सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन डायस्टोलिक नॉर्मल रेंज में, तो भी ये ग्रेड 3 में ही आएगा। ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे ड्रग्स और उनको कैसे कैसे यूज़ करेंगे, और उनका स्पेशल इंडिकेशंस, जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है वो कैसे फॉलो करनी है। तो ड्रग्स हम पढ़ेंगे। अच्छा, हाइपरटेंशन में होता क्या है कि फ्लूइड ओवरलोड या फिर हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स होगी? डायूरेटिक्स, जो फ्लूइड ओवरलोड को कम करेगी। वेजोडाइलेटर्स, जो ब्लड वेसल्स को है उनको डायलेट करेगी, तो उन्हें ज़्यादा स्पेस मिलेगा और बीपी कम होगा। तीसरा, सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर्स। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? बीपी बढ़ाता है। जैसे α1 और β1, ये रिसेप्टर जो है वो बीपी बढ़ाते हैं। फिर आ जाता है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास में होता क्या है कि रेनिन का रिलीज होता है और वो एल्डोस्टेरोन पे ख़त्म होता है। वहीं सोडियम और वाटर का रिटेंशन और फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा के वो बीपी बढ़ा देता है, लेकिन हम इसको एक्टिवेट ही नहीं होने देंगे, या इसकी जो प्रोसेस है उसको ब्लॉक करते रहेंगे ताकि सोडियम और वाटर रिटेंशन नहीं हो। तो शुरू करते हैं डायूरेटिक्स से। तो डायूरेटिक्स में हमारे पास है लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड्स। लूप डायूरेटिक का मैंने पहले भी बताया था, इन्हें यूज़ करते हैं अक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, और हाइपरटेंशन में भी जहाँ इनको अक्यूट मैनेजमेंट में ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे फ्यूरोसिमाइड, टोरसिमाइड, और फ्यूरोसिमाइड को बोलते हैं लेसिक्स, इसका ब्रांड नेम है। उसके बाद आते हैं थायजाइड्स। थायजाइड्स को अगर हमें लॉन्ग टर्म पे बीपी मैनेज करना है तो थायजाइड्स यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीक होते हैं, सडन एक्शन नहीं आता इनका, पर इनका लंबा एक्शन होता है, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ हाइपरटेंशन की जो ड्रग्स है उनमें फर्स्ट लाइन में आते हैं। और थायजाइड्स के हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल है? हाइड्रोक्लोरथायजाइड और क्लोरथेलिडोन। उसके बाद डायूरेटिक्स हो गए। हम सेकंड पे आते हैं वेजोडाइलेटर्स। अब वेजोडाइलेटर्स में हमारे पास कौन कौन सी वेसल्स है? वेंस हैं, आर्टरीज हैं, और आर्टरीज और वेंस दोनों को डायलेट करने वाली ड्रग्स हैं। तो जो वेंस को डायलेट करती है वो क्या है? नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स सिर्फ वेंस में ही क्यों डायलेशन कराते हैं? क्योंकि एक एंजाइम होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस,
वो वेंस में ज़्यादा होता है, आर्टरीज में वो कम होता है। तो अगर वो वेंस में ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एक्शन उस पर किस पे आएगा, वेंस पे आएगा। अगर वेंस डायलेट होगी, वेजो डायलेशन होगा तो प्रीलोड कम होगा और हार्ट पे वर्कलोड कम होगा। अगर प्रीलोड कम होगा तो हार्ट के पास थोड़ा ब्लड कम आएगा और उस पर पंप करने का वर्कलोड कम हो जाएगा। तो ऐसे करके नाइट्रेट्स को यूज़ करते हैं एंजाइना में, ताकि हार्ट पे वर्कलोड कम हो। फिर आते हैं आर्टरीज पे। आर्टरीज पे एक्शन किसका देखने को मिलता है हमें, हाइड्रालाजीन का। हाइड्रालाजीन ये तुम्हें याद रखना है कि वन ऑफ शिप ड्रग है। शिप मीन्स ये एक निमोनिक है। इसमें ये वो ड्रग है जिनका साइड इफ़ेक्ट सिस्टेमिक लूपस इरिथमेटोसस होता है, SLE होता है जिनका साइड इफ़ेक्ट। क्यों? क्योंकि इन ड्रग्स का, इन चारों का क्योंकि इन चारों ड्रग का मेटाबोलाइजेशन होता है एसिटाइलेशन से, और एसिटाइलेशन से होगा तो वो SLE करने के पास में होगी। फिर आते हैं आर्टरी और वेनोडाइलेटर, जिसका दोनों का एक्शन देखने को मिलता है, वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका, ये दोनों पावरफुल वेजोडाइलेटर्स हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो साइनाइड पॉइजनिंग होती है, ये याद रखना है। और ये दोनों हाइड्रालाजीन, क्योंकि हमें आर्टरीज को सडन डायलेट करना है, आर्टरीज वेन को डायलेट करना है, तो इनको हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में यूज़ करते हैं। मीन्स BP बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 200 हो गया, एंड ऑर्गन डैमेज की कगार पर आ गया, तो हमें तब मैनेज करना पड़ता है इन चीज़ों से BP को। या फिर पेशेंट OT टेबल पे है, थायराइड स्टॉर्म हो जाए, या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा से एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज़ हो जाए, तब हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में हमें BP को मैनेज करना होता है। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़र के बाद में हमारे पास आते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर्स। तो पोटेशियम चैनल ओपनर्स का निमोनिक कैसे याद रहेगा कि कैरियर का चैनल कहाँ से शुरू होगा, MD से। मतलब तुम MD बन जाओगे तभी तुम्हारे कैरियर के चैनल खुलेंगे। कैरियर मीन्स पोटेशियम K। तो MD कौन कौन सी है हमारे पास, मिनॉक्सिडिल और डाईएजोक्साइड या डाइएजोक्साइड। ठीक है। ये क्या, पोटेशियम रिच फूड्स क्या है हमारे पास, बनाना और नट्स। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट में सजेस्ट किया जाता है कि उन्हें बनाना और नट्स खाए जाएं, ताकि पोटेशियम सप्लीमेंट से उनका BP थोड़ा लोअर एज पे रहे। अब आते हैं मिनॉक्सिडिल पे। मिनॉक्सिडिल खुद में एक प्रो ड्रग है और इसकी एक्टिव फॉर्म होती है मिनॉक्सिडिल सल्फेट। ठीक है। अब मिनॉक्सिडिल तुमने देखा होगा कि हेयर लॉस के लिए जो काफ़ी लोग हैं वो टॉपिकल सोल्यूशन लगाते हैं मिनॉक्सिडिल का, तो इसका यूज़ होगा एलोपेशिया में। पर इसे अवॉइड किया जाता है फीमेल्स में। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ करवाएगा और उससे मेल लाइक हेयर ग्रोथ होगी उनकी, तो उससे बचने के लिए मिनॉक्सिडिल नहीं दिया जाता है। फिर आता है डाइएजोक्साइड। डाइएजोक्साइड को, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि दिस इज़ अवॉइडेड इन डायबिटीज़ एंड वाई। तो डाइएजोक्साइड क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है रिलीज ऑफ इंसुलिन को। तो इंसुलिन का रिलीज को इनहिबिट करेगा, कम करेगा। तो डायबिटीज़ में तो पहले से कम है, तो इसलिए हम डाइएजोक्साइड नहीं देते हैं। पर कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स हैं, यानी कि इंसुलिनोमास, उनमें डाइएजोक्साइड हो जाती है ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम का रोल क्या होता है, कैल्शियम स्मूथ मसल में क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ब्लड वेसल्स होती है, उनमें स्मूथ मसल्स होती है, और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होते ही क्या रहेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और BP बढ़ाएगा। तो हमें तो हाइपरटेंशन को कम करना है, तो अब हमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने पड़ेंगे, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना पड़ेगा। कौन कौन सी ड्रग्स है हमारे पास, तीनों याद रखनी है, बहुत जगह काम आएगी, वेरापामिल, डिल्टियाजिम और डाइहाइड्रोपिरिडिन्स। इसके 3-4 टाइप है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो वेजोडाइलेटर्स के बाद में आते हैं हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर्स। तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, अल्टीमेटली अगर अल्फा 1 रिसेप्टर है, कहाँ पे होता है अल्फा 1 रिसेप्टर, ब्लड वेसल पे। तो ब्लड वेसल पे क्या करता है ये, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ऐसे याद रख लो, A, B, C, D। अल्फा 1 करवाएगा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और बीटा 2 करवाएगा वेसो डायलेशन।
तो बीटा 2 रिसेप्टर क्या कर रहा होता है, वेजोडाइलेशन। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करेंगे और बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर हमारे पास क्या है, प्राजोसिन। बीटा 1 ब्लॉकर ये किस पे काम कर रहा है, हार्ट पे रहता है और हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो हार्ट पे हम इसे ब्लॉक करने के लिए क्या काम में लेंगे, लेबेटोलोल, जो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है। बीटा 1 सिलेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर कहाँ होता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, यानी कि यहाँ पे। तो ये एक ब्रेक की तरह काम करता है, और अगर सिंपैथेटिक सिस्टम में कोई ब्रेक दे रहा है तो हम उसका सिनोनिम या मतलब एनोलॉग यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट कौन से हमारे पास, क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये सेफ साइड पे रहता है। फिर आते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लॉकर्स पे। तो रास करता क्या है, फ्लूइड ओवरलोड बढ़ाता है, फ्लूइड ओवरलोड बढ़ाता है, और फ्लूइड ओवरलोड बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। हमें क्या करना है, फ्लूइड ओवरलोड को कम करना है, तो हम इसे ब्लॉक करेंगे। कौन कौन से हमारे पास कौन कौन से स्टेप पे ब्लॉक कर सकते हैं, एक तो रेनिन के रिलीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। रेनिन के रिलीज़ को ब्लॉक कैसे करेंगे, एलिस्किरेन और रेमिकिरेन, इसे ऐसे याद रख सकते हो, रेनिन इनहिबिटर। उसके बाद में हम कर सकते हैं एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट, जो हमारे पास कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रैमिप्रिल। फिर आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वेल्सार्टन, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसमें स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लेरोनोन आता है। तो ये सब तुम्हें डिटेल्ड मिलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लेक्चर में। अब आते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन कौन सी देते हैं हम, ABCD। बी में बीटा ब्लॉकर्स अब नहीं देते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दीज डेज। तो हम क्या देते हैं, A देते हैं, C देते हैं और D देते हैं। ए में कौन कौन से हमारे पास, ACE इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रैमिप्रिल। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें लोसार्टन, वेल्सार्टन, टेलमिसार्टन ये सब है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापामिल, डिल्टियाजिम, डाइहाइड्रोपिरिडिन्स, जिसमें डाइहाइड्रोपिरिडिन्स में क्या क्या आता है, एम्लोडिपिन, निमोडिपिन, निफेडिपिन, ठीक है। निमोडिपिन का थोड़ा डिफरेंट यूज़ है सब एरोक्नोइड हेमरेज में, तो वो बाद में अलग देख लेना। और चौथा डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में भी कौन सा, थायजाइड्स, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म यूज़ होता है। अब अगर बात करें, ये तो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स रूटीन मैनेजमेंट के लिए, अगर किसी को बीपी है और उसकी दवाइयाँ रोज़ चलनी है तो इनमें से कोई चलेगी। अगर हमारे पास केस आता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसीज और इमरजेंसीज का, अर्जेंसीज में और इमरजेंसी में फ़र्क क्या होता है, एंड ऑर्गन डैमेज का। अर्जेंसी में बीपी 180 से ज़्यादा होता है पर एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता है, और इमरजेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज होने लगता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, है ना। अगर पेशेंट एडमिटेड है और उसका सडन राइज हो जाता है बीपी, तो हमें रिस्पॉन्स भी क्विक चाहिए, तो तब हम देंगे लूप डायूरेटिक्स में। हम देंगे लूप डायूरेटिक्स, अल्फा और बीटा 1 ब्लॉकर्स, जिसमें प्राजोसिन और लेबेटोलोल आते हैं, और वेजोडाइलेटर्स हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे। मेन स्टे रहेगा उसमें हाइड्रोलाइजिन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रहेगा। अब किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज़ को अगर बीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है उसके लाइफस्टाइल से, तो तुम डायरेक्टली उसे मेडिसिन सजेस्ट नहीं करोगे, तुम पहले उसे बताओगे डाइटरी मॉडिफिकेशन, और उसको हमें क्या बोलते हैं, डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। क्या क्या चीज़ें आती है उस डाइटरी मॉडिफिकेशन में, कि हम सजेस्ट करेंगे वर्कआउट करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, या फिर ब्रिस्क वॉक मतलब थोड़ा फास्ट टाइप की वॉक। हम पीनट्स ऐड करेंगे क्योंकि पोटेशियम रिच होता है, बनाना, नट्स, बीन्स ये सब पोटेशियम रिच होती है, तो पोटेशियम के एक्शन से बीपी कम होगा। हम अवॉइड करेंगे एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक को, और फैट्स को, और रेड मीट को, और हम सजेस्ट करेंगे हाई इनटेक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन सब्सटेंसेस, और इसे हम बुलाते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन,
ठीक है, इसके साथ हाइपरटेंशन तुम्हारा ख़त्म होता है।